हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स असाइलम। I welcomed you all on this channel and going to start my class 12th lecture. The topic of my lecture is electric flux. आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है क्लास 12th का। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, तो फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लक्स रिफर्स टू फ्लो। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को हम रिफर कर सकते हैं किससे? फ्लो से, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फ्लो से, कोई भी चीज का फ्लो। अब हम चैप्टर किस में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। ये टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। तो ये किसका फ्लो करेगा? किसका फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लोटेशन करेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने समझा फ्लक्स मतलब फ्लो। फ्लो का मतलब क्या हुआ? किसका फ्लो होगा? फ्लो होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना हुआ, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी ज़्यादा पास कर रही हैं। इसी से तो डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। देखिए, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसमें क्या पढ़ा रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही तो गिवन होती है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी वो क्या गिवन करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन करेगी। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, इसको ना हटा दे रहे हैं यहां से, परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, इसको क्या बताएंगे? इस क्वांटिटी को कहा जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। अब सपोज दैट सरफेस ड्रॉ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि जो हमारा एरिया है वो क्या है? एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पर आपका एरिया इंट्रोड्यूस होगा वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में। इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, अब एरिया वेक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोज दैट हमारा ये कोई सरफेस है,
ठीक है, ये क्या है हमारा सरफेस है। अब अगर सिंपली फ्लक्स को डिफाइन करना हुआ सिर्फ, तो इस सरफेस के थ्रू कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पास हो रही हैं, इसी को हम क्या कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। इसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, पास हो रही हैं, यही डिफाइन करेगा क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को तो कंसीडर किया जाएगा। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये हमारा एक एलिमेंटल एरिया है, कितना ds, इस एलिमेंटल एरिया को कितना कंसीडर किया गया ds, और ये सरफेस कुछ ऐसा रखा हुआ है, मींस सरफेस इस तरह प्लेस्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमारी वो इस तरह से जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसको एक कॉपी से समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, देखिए यहां पे दिस इज अवर सरफेस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक सरफेस हो गया। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लेके जाना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराना है। तो किसी सरफेस से जब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन होंगी, तो वो इस सरफेस से तो पास होंगी। तो हम अब एक एक पॉइंट पे तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या कर लें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या कर लें, इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और उस एरिया को ही डिफाइन कर दें, किससे, इंटीग्रेट कर देंगे होल एरिया को कंसीडर करके। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखने की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ds है, मींस जो एरिया ले रहे हैं, इससे इस एरिया के परपेंडिकुलर हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो क्या बताता है, इस पर्टिकुलर एरिया की डायरेक्शन बताता है। नॉर्मल, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर जाएगा, वो क्या बताएगा, इस सरफेस का एरिया बताएगा। तो हमने क्या कंसीडर कर रखा है, यहां पे हमारा एलिमेंटल एरिया ये हमारा है ds, और इस ds से परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया है, इसकी डायरेक्शन इंक्लूड की है n, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो n है और ये e है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल बन रहा है। तो यहां से क्या समझ सकते हैं, हमने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर जो है वो अलोंग द कंपोनेंट होल्ड करता है, अलोंग कंपोनेंट, तो उसको हम क्या लिखते थे, अलोंग कंपोनेंट का मतलब कि सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका अलोंग कंपोनेंट क्या होता था, वेक्टर ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था, वेक्टर ए साइन थीटा। ये इतना समझ में आया। यहां पर अगर देखें तो अलोंग द कंपोनेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, इसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और उसके साथ क्या है हमारा एरिया वेक्टर ds। तो इसको अगर हम डिफाइन करें इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, चलिए इसको डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन विल बी कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी पास हो रही है कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, कैपिटल ई कंसीडर कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द एलिमेंटल एरिया बी ds, ठीक। एलिमेंटल एरिया यहां पे कितना लिया गया है, ds लिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है वो वेक्टर ई पास हो रही है, ठीक। आल्सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, इस ds वेक्टर के और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, then flux is defined as
फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक। तो फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी फाई इक्वल टू, इसका अलोंग द कंपोनेंट कितना लिखा हुआ है? ये ई कॉस थीटा, ये हो गया आपका ई कॉस थीटा, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा इसका? एरिया कितना है? ds, ठीक है। ये आपको समझ में आया? क्या लिखा हमने फ्लक्स का? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। सिंपली इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये इतना समझ में आया? क्या हो गया? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलिए यहां पे देखते हैं। अब अगर हमने इस सिचुएशन में कौन सा फ्लक्स कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है, इसलिए हम इसको फाई ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फाई ई। और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कैलकुलेट किया है। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ इस पूरे ऑब्जेक्ट का या पूरी बॉडी का, तो क्या लिख सकते हैं? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। ये कितना हो जाएगा? इसी को इंटीग्रेट कर दें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो ये होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। ये आपका फ्लक्स हो गया। तो अब यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ the whole integration of product of vector E dot vector ds is defined as electric flux। नोट कर लीजिए इतना। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। रफ कर रहे हैं इसको। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डिफिनीशन। अभी हमने क्या लिखा? फाई ई इज इक्वल टू हमारा कितना आया? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक नई डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द surface integral of electric field, ठीक है। क्या लिखा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल किसके अलोंग हो रहा है? सरफेस के अलोंग हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने की? कि उस पर्टिकुलर सरफेस को क्या होना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उससे परपेंडिकुलर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं इधर स्पेशल केसेस में। केस 1 यहां पे लिख रहा हूं। केस 1 क्या है?
केस वन में सिंपल यही है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes perpendicularly to the surface makes an angle theta with the normal, then इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यही तो पढ़ा है। सिंपली इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द मीडियम कांस्टेंट रहेगी। सपोज दैट यहाँ पे रफ फिगर बना दे रहे हैं, ये आपका हो गया क्या, एक सरफेस हो गया, और इससे क्या पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक। और ये कितने डिग्री पे एंगल बना रही हैं, ये जो हमारा सरफेस कंसीडर किया गया है ds, इससे नॉर्मल से कितना थीटा एंगल बना रही है, ये नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एंगल एक बार क्रिएट किया जा चुका है, चेंज किस में होगा, सरफेस में। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds। और अगर ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरफेस आपका कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस ds की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम सपोज कर रहे हैं कि सरफेस हमारा जो है वो ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा और ds की जगह s, तो यहाँ पे हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे अगर प्लेस्ड है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस सेकंड। इसमें यहां तक समझ में आया, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या हो जाएगा आपका, if electric field lines are perpendicular to the surface, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है सरफेस पे, मींस सपोज दैट ये हमारा सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके भी परपेंडिकुलर हैं, मींस हम इसको ऐसे रेडली आउटवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर दिया, रेडली आउटवर्ड बना दिया। अब इस कंडीशन में ये हमारा जो नॉर्मल होगा, हमने सरफेस कंसिडर किया यहाँ पे ds, ये सरफेस हमारा ds हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, हमेशा क्या प्लेस्ड होगा, परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा। अब कह रहा है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो सरफेस तो हमारा ऐसे ही है ना, और सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि सरफेस के भी परपेंडिकुलर अगर प्लेस करेंगे तो ये अलोंग द कंपोनेंट आ जाएगा, और अलोंग द कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो फाई की वैल्यू आई है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ई डी एस कॉस थीटा जो है हमारा, तो यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और जब कॉस 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, फाई ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कब है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। तो ये था आपका केस सेकेंड।
नोट कर लीजिए इतना। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमने डेफिनेशन में इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए आप इसका। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए केस थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर केस थर्ड में क्या करेंगे, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are making an angle 180 degree with नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यहाँ सरफेस है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। सरफेस को ड्रॉ करें अगर, तो हम इनिशियल स्टेट में क्या पढ़ा है, सपोज दैट ये हमारा सरफेस हो गया और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब 180 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री तो इसके परपेंडिकुलर था ही, अब वो क्या हो जाए, निगेटिव डायरेक्शन में चली जाए। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं और नॉर्मल जो है हमने यहाँ से जो ds कंसीडर किया हुआ है, ds, इस नॉर्मल को जो है वो इस एंगल पे रोटेट कराया जाए। तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और जब ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव। यहाँ से क्या दिख रहा है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे आई है, और यहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव आई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये नोट कर लीजिए। लास्ट में एक कंडीशन और बची हुई है, वो क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ही पैरेलली हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। इधर वाला रफ कर दे रहे हैं, पहले ये रफ कर दे रहे हैं। केस कौन सा है हमारा, केस 4। कंडीशन क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी सरफेस के, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये बता दें। सपोज दैट ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, और इस कंडीशन में सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशियल कंडीशन में ऐसे ही तो पास होती हैं। सरफेस हमारा परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलरली पास हो रही। अब अगर पैरेलली हो जाए, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ds है इसके बीच का एंगल कितना बनेगा तब, ,90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा नॉर्मल ds n, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए कोई भी फ्लक्स वहाँ से फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स अगर जो है सरफेस के, सपोज दैट ये हमारा सरफेस है और इसके पैरेलली अगर आप प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो इस सरफेस के थ्रू तो पास ही नहीं हो रही है ना, तो इस वजह से हमारा फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये थी कंडीशन किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।